लोग पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और फर्टिलाइजेशन में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेज इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल चेंजेज इनटू सीड। तो अब हमने बात किया फ्रूट के बारे में, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एक टर्म आया था कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्म हो जाए देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द पार्थिनोकार्पी एंड फ्रूट इज नोन एज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, लाइक दैट इन बनाना। और बताया गया था आपको पार्थिनोकार्पिक प्रोसीजर के द्वारा सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऐसे फ्रूट में सीड नहीं पाए जाते। क्या है, इस तरह का जो टेक्निक है हम यूज कर सकते हैं सीडलेस फ्रूट्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। सीड्स, नेक्स्ट देखेंगे, सीड्स ऑफर द सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म। फर्स्टली, सिंस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेंट। तो कह रहे हैं कि जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि पॉलिनेशन में आपने पढ़ा था, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए जैसा कि आपने पढ़ा था कि दोनों में वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ना के बराबर होती है, ठीक है। तो वहाँ सीड जो वाटर पे डिपेंडेंसी है इसकी नहीं होती है, लेकिन जो सीड का जो जर्मिनेशन है या सीड का जो डेवलपमेंट है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। Also, seed have better adaptive strategy for the dispersal to the new habitats and help the species to colonize in the other area. तो कह रहे हैं सीड के पास एक खास तरह का एडाप्टिव मेथड पाया जाता है, जिसके द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं, और वहाँ पे जा करके नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं या नई कॉलोनीज डेवलप कर सकते हैं प्लांट। As they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. तो कह रहे हैं क्योंकि सीड के अंदर इतना फूड स्टोर्ड होता है कि जो इसका डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो तब तक इससे नरिशमेंट ले सकता है जब तक कि ये फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। तो आपको बताया गया था कि जब सीड में जर्मिनेशन होता है तो प्लीम्यूल और रेडिकल बनते हैं, ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। इनिशियली कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कुछ समय के बाद जो है इसमें लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं, देन ये ग्रीन कलर अडॉप्ट करता है, तब ये फोटोसिंथेसिस करता है। कह रहे हैं तब तक प्लांट जो ये डेवलपिंग प्लांट है, एम्ब्रियो है, इसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है? इसी सीड से मिल रहा है। ये सीड के अंदर फूड स्टोर्ड रहता है। The hard seed coat provide the protection to the egg embryo. Seed coat एग्जाइन आपको बताया गया था कि इसको क्या करता है, सीड कोट जो होता है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। सीड कोट कैसा होता है? हार्ड होता है। किससे बना होता है? इंटेगमेंट से। किससे? इंटेगमेंट से। आउटर या इनर इंटेगमेंट या किसी में एक ही हो सकता है। Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to the variation. क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं सीड, तो इनकी वजह से क्या काज होता है? वेरिएशन काज होता है, चेंजेज आते हैं। नेक्स्ट है सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। ये हमारे खेती का क्या है? बेसिस है। इन्हीं से हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते हैं। एंड डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड आल्सो टू रेज द क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। कह रहे हैं कि सीड का डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी दोनों जरूरी है। डिहाइड्रेशन मतलब उससे वाटर निकल जाता है, तो सीड में कितने परसेंट वाटर लग जाता है? 10 से 15%, ठीक है, इतना ही बचा रहता है। तो अब ये सीड जो है वो अपने डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। तो कह रहे हैं इस डॉर्मेंट सीड को हम हजारों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं।
या फिर इसको अगले सीजन में उगा सकते हैं। Can you imagine agriculture in absence of seed or in the presence of seed with germinate straight away soon after the formation and cannot be stored? तो कह रहे हैं क्या आप ऐसी खेती की कल्पना कर सकते हैं जिसमें सीड ना हो? तो अगर सीड नहीं होगा तो पहली बात तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी वो प्लांट लगातार हमको क्या करते रहना पड़ेगा, उगाते रहना पड़ेगा किसी भी सीजन। बट अगर कोई जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उसके द्वारा प्रभावित हो गया, मान लीजिए बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर आगे के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक तो बिना सीड के, और दूसरा क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ सीड विद द जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन। कह रहे हैं जैसे ही क्रॉप मैच्योर होता है, आपको सीड मिलता है, तुरंत उसके बाद उगाना, तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन्स alive after they are dispersed? कह रहे हैं सीड जब डिस्पर्स कर दिया जाता है तो उसके कितने दिनों बाद तक जिंदा रह सकता है? few days to few years, क्या कुछ हजार साल तक भी रह सकता है? जैसे कई सारे सीड हमको ऐसी जगहों से मिले हैं जो 10-10 हजार साल पुराने और अभी भी वो लिविंग कंडीशन में हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे डिस्पर्स हुए, वहाँ की कंडीशन कैसी है। दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली, कह रहे हैं ये पीरियड भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वेरिएबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ, कुछ महीने में ही वेरिएबिलिटी क्या करता है, लूज कर देता है, वाइबिलिटी लूज कर देता है। तो वाइबिलिटी मतलब जिंदा रहने की क्षमता। एंड सीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर द सेवरल ईयर, जबकि कई सारी स्पीसीज हैं प्लांट की जिनके सीड जो है वो कई साल तक जिंदा रह सकते हैं। एंड सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर, ठीक है, 100 ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं, मतलब कई 100 सालों तक या 1000 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। एंड देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड एट वाइबल सीड, कह रहे हैं ऐसे ही हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड हैं ओल्ड सीड के। The oldest is that of a lupin, underline में लीजिएगा, lupinus and arcticus excavated from the Arctic tundra। तो आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से जो है आपको कई सारे सीड मिले हैं जो अभी भी जिंदा हैं। And the seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years, 10,000 साल पुराना। आफ्टर द इसके बाद इनको उगाया गया है, इनमें फ्लावरिंग हुई प्लांट्स। एंड a recent record of 2000 year old viable seed is of date palm, हमको एक 2000 साल पुराना सीड मिला है डेट पाम खजूर, ये भी वाइबल है। फोनिक्स डैक्टिलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल excavation at the King Herod place near the Dead Sea। तो कह रहे हैं ऐसे ही कई सारे जैसे फोनिक डैक्टिलिफेरा मिला है, आपको पाम सीड मिला था, इसके पहले जो है ल्यूपिन था, ल्यूपिनस था, एक्सेट्रा, इन सब के सीड मिले हैं। तो ये कई हजार साल पुराने सीड हैं। तो आपको कहा गया ना कि कुछ सीड की जो वेबिलिटी है कुछ मंथ तक की है,
और ये ऐसे ऐसे सीड हैं जिनकी वाइबिलिटी 10-10 हज़ार साल पुरानी है, तब से ये लिविंग स्टेट में पड़े हुए। आफ्टर completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting a comprehensive and enormous reproductive capacity of the some flowering plants by asking the following questions. How many eggs are present in an embryo cell? एक एम्ब्रियो सेल में कितने एग प्रेजेंट होते हैं? कितने एग एक एम्ब्रियो सेल? एक। हाउ मेनी एम्ब्रियो सेल्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल? एक ही तो होता है एम्ब्रियो सेल, ही तो ओव्यूल कहलाता है। एम्ब्रियो सेल ही डेवलप होता है किसमें? ओव्यूल में। नेक्स्ट, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? हाँ, वेरिएबल है, वन टू मेनी हो सकता है, एक ही हो या कई सारे हो। एंड हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर? वेरिएबल, कुछ कह नहीं सकते। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री? नॉट फिक्स, एंड सो ऑन। Can you think of some plants in which fruit contains very large number of seed? तो कई सारे हैं आपके पास, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, एक्सेट्रा। भरमार होती है, सीजन भी है, अभी पता भी चल जाएगा। ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड। कह रहे हैं ऑर्किड, इसी का एक एग्जाम्पल है, आप और भी लिख सकते हैं। Similar in the case of the fruit of the some parasitic species such as the Orobranchi and Striga। तो कह रहे हैं ऐसे ही Orobranchi है और Striga है, ये स्पीसीज है जिसमें मल्टीपल सीड पाए जाते हैं। Have you seen a teeny seed of ficus? हाँ जी। कह रहे हैं आपने इसकी सीड को देखा है? फ्रूट के अंदर ही होता है, इसका फ्लावर ही फ्रूट के अंदर होता है। हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ द फाइकस डेवलप्ड फ्रॉम अ टीनी सीड? तो काफी लंबा होता है, ठीक है, लगभग 30-40 फीट लंबा होता है प्लांट। अंजीर कूलर काफी लंबा होता है। आगे, हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप्ड फ्रॉम अ टीनी सीड हो गया। एंड हाउ मेनी बिलियन ऑफ सीड डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूसेस? नॉट फिक्स, पता थोड़ी ना सकता। एंड कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जांपल इन विच सच अ टीनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर? तो कह रहे हैं कुछ ऐसे और भी सीड के नाम बता दीजिए जो इतना बड़ा बायोमास प्रोड्यूस करता है। मतलब एक छोटा सा सीड इतना बड़ा प्लांट बना देता है। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। देखिए एपोमिक्सिस, जब भी एपोमिक्सिस पढ़िएगा तब क्या पढ़ेंगे? पार्थिनोकार्पी के साथ में पढ़ेंगे, कंफ्यूजन ना हो। पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ fruit without fertilization and apomixis is the production of seed without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो? सीड बन जाए। तो सीड किससे बनता है? इसमें एपोमिक्सिस। एक्चुअली आपने यही पढ़ा था कि ये मान लीजिए ये आपका ओवरी
और ये ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर था एग सेल, इसके किनारे थी सिनर्जिड सेल, ये है एंटीपोडल सेल और ये है सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस। तो कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए तो बात नहीं होता है। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में। तो सीड, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। लेकिन कई बार फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, एग सेल के अलावा बाकी जितनी सेल्स हैं, तो चाहे सिनर्जिड सेल्स हो, एंटीपोडल सेल हो या न्यूक्लियस की सेल हो, ये डेवलप कर जाती हैं और क्या बना लेती हैं? सीड का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? एपोमिक्टिक सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपोमिक्टिक सीड। देखिएगा एपोमिक्सिस, इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? लाइक दैट। हाइब्रिड ही तो नहीं बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। जब दो डिफरेंट पेरेंट के गैमेट फ्यूज करते तब तो हाइब्रिड कहलाता। तो दो डिफरेंट पेरेंट के गैमेट ही नहीं फ्यूज हो रहे हैं, पहली बात तो यही। हाँ, हाइब्रिड सीड को हम कंटिन्यू कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। और हम प्योर लाइन कैरेक्टर को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम प्योर लाइन कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके दौरान हम सीड बना सकते हैं, एसेक्सुअल जो है हम सीड बना सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअली सीड बनाने का मतलब क्या होगा? हम प्योर लाइन कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम जीनोम रहेगा, उसी प्लांट के द्वारा सीड प्रोड्यूस किया जाएगा, एक ही प्लांट के द्वारा सीड प्रोड्यूस किया जाएगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ द फ्लावर इज नॉट fertilized फ्रॉम द अनदर पॉलन। तो सारे पेड़ पौधों को कवर करके थोड़ी ना, तो प्रैक्टिकली लार्ज स्केल में ये पॉसिबल नहीं हो पाए। देखिएगा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? हाँ, व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ टाइम, एक ही समय पर एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलप करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो देखिए, although seed in general are the products of the fertilizers, तो कह रहे हैं इन जनरल यही होता है कि सीड जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। A few flowering plants such as the some species of Asteraceae and grasses, ठीक है, Asteraceae फैमिली के कुछ प्लांट हैं और ग्रासेस हैं यानी मोनोकॉट, ठीक है, have evolved a special mechanism, इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया है टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन, कॉल्ड द एपोमिक्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन का? पार्थिनोकार्पी, ये बताया है। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction. अंडरलाइन करिए, एपोमिक्सिस जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है, दिखता उसी के जैसा है क्योंकि इसमें सीड बन रहा है। And there are several ways to development of the apoplectic seed. तो कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा जो है एपोमिक्टिक सीड बनाया जा सकता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन जाए? सीड। In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. देखिए, कई सारे कह रहे हैं कि ये एग सेल
कैसा होता है? एग सेल ही क्या किसमें डेवलप कर जाता है? सीड में, बिना फर्टिलाइजेशन और बिना रिडक्शन डिवीजन के बनता है। ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एग सेल जो बन रहा है ना यहाँ, एग सेल जो बन रहा है वो डिप्लॉयड है। क्या है? बिना रिडक्शन डिवीजन के बना है ना, तो मियोसिस हुआ ही नहीं इसका, लेकिन ये एग सेल कहला रहा है और यही आगे चल करके खुद ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी डिप्लॉयड क्या होगी? 2 ईयर होगा ना यहाँ पर, तभी तो प्लांट आगे चल करके डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ विदाउट रिडक्शन डिवीजन अंडरलाइन कर लीजिएगा और डिप्लॉयड एग सेल को 2n लिख लीजिएगा। डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो without fertilization and more often as in many citrus and mango varieties some of the nucleus cells surrounding the embryocyte start dividing and protrude into the embryocyte and develop into the embryo। तो कह रहे हैं जैसे मैंगो है, सिट्रस है, इसमें कुछ न्यूक्लियस सेल्स ये प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब उभर करके सामने आ जाती हैं और यही आगे चल करके क्या बना लेती हैं? एम्ब्रियोसाइट बना लेती हैं और उसी के अंदर क्या बना लेती हैं? एम्ब्रियो। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज। तो इस केस में हर एक ओव्यूल क्या करेगा? मल्टीपल एम्ब्रियो कैरी करेगा और इसे को हम क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनिक। मल्टीपल एम्ब्रियो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉली एम्ब्रियोनिक हो जाएगा। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स द मेनी एम्ब्रियोज एंड अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्स टू एज पॉली एम्ब्रियोनिक। तो जिसमें सब न्यूक्लियस सेल से ही डेवलप होगी। हाँ, उसी में पॉली एम्ब्रियोनिक, क्योंकि न्यूक्लियस सेल तो कई सारी हैं। अब कई सारी जो है वो भर करके आ जाती है, प्रोड्यूस हो जाती हैं और भर करके आ जाती हैं और ये क्या बना लेती हैं? पहले ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर क्या बना लेती हैं? एम्ब्रियो बना लेती हैं। तो चूंकि इनिशियल से डेवलप होना है तो कई सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं इसके अंदर, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक। पॉली एम्ब्रियोनिक का एग्जांपल ही हो गया सिट्रस। हाँ, सिट्रस हो गया, मैंगो हो जाएगा, इसमें कुछ वैरायटी, सारी नहीं, इसे लिखा है ना फ्यू वैरायटीज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो। कैन टेक आउट द सम सीड ऑफ द ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। तो कह रहे हैं सीड ले लीजिए और उसको स्क्वीज कर लीजिए। ऑब्जर्व मेनी एम्ब्रियोज ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड। तो कह रहे हैं जब आप ऑरेंज का सीड आसानी से निकाल सकते हैं, सीजन भी है, तो कह रहे हैं इसको जब हटा देंगे इसके तो आप इसके अंदर देखेंगे कि एक ही समय में डिफरेंट शेप और साइज के कई सारे एम्ब्रियोज के अंदर एक ही सीड के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो होगा, तो आपको उसके लिए सीड को क्या करना पड़ेगा? डाइसेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, दिख जाएंगे। एंड काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड। हर एक सीड के अंदर एम्ब्रियो काउंट कर लीजिए कितने। एंड व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोप्टिक एम्ब्रियोज। जेनेटिक नेचर क्या होगा? डिप्लॉयड होंगे, जैसे सारे एम्ब्रियो डिप्लॉयड होते हैं, ये भी न्यूक्लियस सेल से डेवलप हुआ है ना, तो न्यूक्लियस सेल्स क्या है? डिप्लॉयड है। एंड कैन दे बी कॉल्ड क्लोन। क्या इनको क्लोन बोला जा सकता है? ये सेक्सुअली है ना, सेक्सुअल तो है नहीं। तो अब जो न्यूक्लियस सेल्स पहले बनी होगी उसी के डिवीजन से तो बाकी न्यूक्लियर टिश्यू बना होगा, तो सारे सेल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा, तो उसी से डेवलप कर रहे हैं, तो सारे एम्ब्रियो भी सेम होंगे। देन दिस कंडीशन इज नोन एज क्लोन बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली
कल्टिवेटेड। तो कह रहे इसी मेथड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कई सारे क्रॉप वैरायटी को कम समय में हम ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं, उगा सकते हैं। एंड कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो कह रहे हैं हाइब्रिड सीड के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। बताया था आपको कि हाइब्रिड सीड की दिक्कत ये है कि हाइब्रिड सीड को हर साल बनाना पड़ेगा उगाने के लिए। लेकिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो जो हाइब्रिड प्लांट होगा हमारा, उसके सीड को अगर हम एपोमेटिकली बना दें बिना फर्टिलाइजेशन के, तो फिर हम उसको अगले साल फिर से उगा सकते हैं। तो हमको सीड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कई सारी दिक्कतें बताई गई थी। एक तो हाइब्रिड सीड बनाने में जो है खर्चा भी आता है, तो इसलिए महंगी बिकती है, तो किसानों के लिए दिक्कत होता है सीड खरीदने के लिए। अगर इस टेक्निक के द्वारा प्रोड्यूस कर लेंगे तो उनको खरीदना नहीं पड़ेगा बार। If the seed collected from the hybrid are sown, the plant in its progeny will segregate and do not maintain the hybrid character। तो कह रहा है कि जैसे हमने हाइब्रिड बनाया था कि जैसे लो प्रोडक्टिविटी वाला था, और ये हाई प्रोडक्टिविटी वाला था, ठीक है। तो हाई प्रोडक्टिविटी वाले के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये झेल नहीं पाता था, सर्वाइव नहीं करता था। जिसकी प्रोडक्टिविटी लो थी वो झेल सकता था। तो हमने ये चाहा कि प्रोडक्टिविटी इसकी आ जाए और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को झेलने की क्षमता इससे आ जाए। तो हमने दोनों से क्या किया, हमने हाइब्रिड प्रोड्यूस कर दिया। क्या प्रोड्यूस कर दिया? हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम एक ही बार उगा सकते हैं, क्योंकि अगर दोबारा फिर उगाएंगे हाइब्रिड को तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, 25% घट जाएगी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, रिसेसिव कैरेक्टर दोबारा से अपीयर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जहाँ 1 कुंटल निकलना चाहिए था वहाँ 75 किलो मिलेगा आपको, तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ ना। तो क्या है, इसीलिए हम हाइब्रिड सीड को फिर अगले सीजन में यूज नहीं कर पाते। कर सकते हैं लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। अब वो कितने % होगा कुछ क्लियर नहीं है। आगे देखिए, The plant in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character। तो प्रोजेनी में सेग्रीगेट हो जाएगा। ये मेंडल का दूसरा लॉ यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। यानी जो गैमीट्स बनाए थे हमने वो उनके जीन आपस में कभी भी इंटरमिक्स नहीं होते हैं, वो फिर जरूरत पड़ने पर अलग अलग हो गए सिचुएशन आने पर, तो फिर वो प्योरिटी मेंटेन नहीं रहेगी। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer। तो कह रहे हैं हाइब्रिड सीड बनाने में खर्चा बहुत आता है, और तो सीड महंगा होगा तो फार्मर के लिए भी कॉस्टली पड़ेगा। एंड इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर हम इसको एपोमिक्स के द्वारा प्रोड्यूस कर दें, देन देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोडक्ट। तो इसकी अगली जनरेशन में फिर कैरेक्टर सेग्रीगेट होगा ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, ये सेक्सुअली सीड बन रहा है, तो सेग्रीगेट नहीं होगा, अलग नहीं होगा। Then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise the new crop year after year and he does not have to buy the hybrid seed every year। तो कह रहे हैं इस मेथड के द्वारा उस किसान को बार बार सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो एक ही सीड से बार बार हर साल दर साल वो अपनी फसल को क्या कर सकता है, उगा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन कर सकता है। Because of the importance of apomixis in the hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories। तो कह रहे हैं इस तरह का रिसर्च जो है कई सारे लैब में चल रहा है around the world to understand
of the apomixis and the transfer of apomictic gene into the hybrid variety. तो इस apomictic seed के जीन को अगर हम हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आगे चल करके हमको क्या होगा, कई सारे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, जिससे हमको फायदा होगा या किसानों को फायदा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जो है क्लास 12 के पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी हो चुका है। इकोलॉजी का भी कोई चैप्टर नहीं हुआ है और बायोटेक्नोलॉजी हो गया है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी आपको बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन नहीं हुआ है ना, बायोटेक्नोलॉजी का है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मतलब इधर से अभी 6 चैप्टर हो चुके हैं लाइन से 1 to 6। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन। क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जैसा कि आपको बताया गया, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस एंड प्रोग्रेसिव चेंज विद द प्रोग्रेसिव चेंज, मतलब लगातार धीरे धीरे क्या होता है, चेंजेज होते जाते हैं। तो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज इज नोन एज द एवोल्यूशन, या स्लो एंड प्रोग्रेसिव चेंज इज नोन एज द एवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो टर्म एवोल्यूशन जो है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। इसमें इस चैप्टर में आपको एवोल्यूशन चैप्टर में आपको ये पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ। क्योंकि अभी तक नॉन प्लैनेट में जो अर्थ है इसी पे लाइफ पाई जाती है, अदर प्लैनेट में अभी तक हमको लाइफ नहीं मिला है। तो इस अर्थ पे लाइफ आया तो सबसे पहली बात है कि अर्थ कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ में, फिर हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के भी कई सारी हाइपोथेसिस है लोगों, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के जैसे स्पेशल क्रिएशन थियरी, एक स्पेशल क्रिएशन थियरी, ये माना जाता है कि जो लाइफ है इस अर्थ पर वो अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यता है, ठीक है। जैसे फॉर अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी अगर हम देखेंगे हिंदू धर्म के अनुसार, तो उसमें ये कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता है, भगवान ब्रह्मा ने ही ये धरती बनाई हुई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल देखेंगे तो गॉड ने बनाया, ठीक है। अब कुरान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अल्लाह ने बनाया। तो कई सारी अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। तो स्पेशल क्रिएशन थियरी जैसे क्रिश्चियन अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन मैथोलॉजी जो है
वो कहेंगे जो है वो गॉड ने क्रिएट किया है सारा कुछ। पहले दिन उन्होंने धरती और उन्होंने कहा कि 6 दिन में जो है वो पूरा सब कुछ बना। तो पहले दिन जो है वो स्काई एंड हेवन बना, सेकेंड डे अर्थ बना, फिर थर्ड डे जो है माउंटेन्स एंड सी या रिवर्स बने, ठीक है। फिर फोर्थ डे प्लांट्स बने, फिफ्थ डे एनिमल्स बने, फिर कहे सिक्स्थ डे अदर क्रिएचर्स मतलब सारे पक्षी वगैरह बनाए गए। तो कहे 6 दिन में गॉड ने जो है सारी धरती की संरचना। फिर इसी हिंदू माइथोलॉजी में ही है कि भगवान ब्रह्मा ने पहले इस अर्थ को बनाया, इसने 2 लोगों को भेज दिया। द फर्स्ट मैन हुआ मनु एंड द फर्स्ट वुमन वाज द श्रद्धा। तो श्रद्धा हाँ, श्रद्धा एंड मनु, ठीक है, ये 2 लोग हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन माइथोलॉजी देखेंगे तो एडम एंड यू आदम और हवा बोला जाता है कि ये 2 लोग आए धरती पे और बाकी सब उनकी संतान है, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन थियरी जो है लैक ऑफ प्रूफ, कोई सबूत नहीं दे पाए इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन डिस्कार्ड करेंगे भी कैसे, पब्लिकली नहीं डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। गए आपके पास कोई साक्ष्य हो कि भगवान ने बनाए हैं तो आप बताइए, तो कहे आप भगवान पे ही संदेह कर रहे हो। तो अब इसके लिए जो है फिर आया एक थियरी ऑफ पेरिस्पर्मिया, ठीक है। थियरी ऑफ पेरिस्पर्मिया क्या कहता है कि जो है इस अर्थ में जो लाइफ है वो स्पोर के फॉर्म में किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। तो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए हमारे पास हजारों लाखों लीटर फ्यूल यूज हो जाता है, तो वो आया कैसे यहाँ पे। दूसरी बात, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है। दूसरी बात, बीच में कोई मीडियम भी नहीं है, तो वो वहाँ से आया कैसे और हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटर कैसे, इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी थियरी है, ठीक है। तो जिसको समय समय पे साइंटिस्टों ने दिया। फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लेकर के आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के एक थियरी आई, थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, कि नॉन लिविंग से लिविंग बना। तो कुछ महान साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ, तो कुछ लोगों ने देखा ये कि नील नदी के मड से, कीचड़ से कुछ क्रिएचर्स निकल के आ रहे थे। मेढक है, कछुए हैं, मछलियाँ पाई गई। तो उन्होंने मेढक और कछुए को बाहर निकल करके आते देखा कीचड़ से, तो कह दिया कि इसी नील नदी के रिवर में ही सब पैदा हुए हैं सारे जीव और इसी से निकल करके बाहर आए। क्योंकि मिस्र में नील नदी है, उसकी पूजा की जाती है, वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि एबायोजेनेसिस यहाँ से हुआ। फिर एक साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, वो दिन भर थके हुए आए अपने ऑफिस से, तो पसीने से भीगा हुआ शर्ट था उनका, उतार करके उन्होंने एक ट्रंक पे ड्रम में रख दिया। उसके अंदर गेहूं के कुछ दाने थे और बाई चांस उनका शर्ट गिर गया उसके अंदर, तो कुछ दिनों तक पड़ा रह गया। फिर शर्ट खोजने पहुँचे, वहाँ पे उनको कुछ चूहे दिखाई दे दिए, वहाँ हेलमॉन्ट। तो उन्होंने कहा कि डर्टी शर्ट और गेहूं के कुछ दाने से चूहे पैदा हो जाते हैं। कहाँ लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई। फिर कई सारे साइंटिस्ट आए, लुईस पास्चर आए, ठीक है। तो पास्चर का एक्सपेरिमेंट है, और भी कई सारे लोगों का एबायोजेनेसिस थियरी आया। फिर आया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब लिविंग को प्रोड्यूस करता है। तो फिर सब लोग ने कहा कि अगर लिविंग के द्वारा ही लिविंग प्रोड्यूस होता है, जैसे सेल थियरी आई थी ना, उसको एक्सटेंड किया था रुडोल्फ विर्को ने, ऑमनी सेलुलर ई सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आया टर्म ऑमनी वाइवम एक्स वाइवम या एक्स वाइवम, ठीक है। मतलब जो नई लाइफ बनती है वो पुरानी से ही। तो कहे पहली वाली कहाँ से है, फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर जो है कुछ समय के लिए उनको डिस्कार्ड कर दिया। तो फिर बाद में जब साइंटिफिक थियरी के द्वारा प्रूव किया गया, स्टेनली मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर। उन्होंने अर्थ की प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मतलब क्रिएट किया लैब में, और उन्होंने बताया कि पहले थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, मतलब पहले लाइफ एबायोजेनेटिकली प्रोड्यूस हुई,
नॉन लिविंग से लिविंग बना, और उसके बाद जब एक बार लिविंग बन गया तो लिविंग ही लिविंग को प्रोड्यूस करने लगा। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। फिर हमको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ, मतलब यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर। फिर हमको पढ़ना है व्हाट इज द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कई सारे एविडेंस हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल है, पैलेंटोलॉजिकल है, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन यानी एडाप्टिव रेडिएशन यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ना है एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। फिर हार्डी-वेवर प्रिंसिपल पढ़ना है एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। आप बाद में आता है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ओरिजिन ऑफ। क्या हुआ?